नमस्कार साथियों, सीसीआई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। सीसीआई क्लासेस बलोत्रा आपके लिए लेके आया है जेएनयू के ऐसे विद्यार्थी जिनका संबंध बीए से है। तो सीसीआई क्लासेस बलोत्रा जेएनयू के बीए सेमेस्टर प्रथम के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज लेके आया है। ये क्लासेज हिंदी साहित्य विषय से संबंधता रखेगी। तो हम इस क्लास में हिंदी साहित्य से रुचि रखने वाले उन विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर प्रथम के सिलेबस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी साहित्य के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि सिलेबस में कितनी टोटल इकाइयाँ होती हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, हम देखते हैं कि प्रथम सेमेस्टर हिंदी बीए का प्रथम सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम सेमेस्टर ये आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा होगी 70 नंबर की। टोटल पूर्णांक होता है 100 नंबर का और 70 नंबर की जो होगी वो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, प्लस 30 नंबर हैं जो आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज के माध्यम से भेजे जाएंगे। 30 में से जितने भी नंबर भेजे जाएंगे वो कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे और 70 नंबर की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें से आपको 70 नंबर में टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ये पूर्णांक आपका रहेगा। फिर दूसरी बात देखते हैं हम, क्वेश्चन किस लेवल के अनुसार आएंगे। तो जो पेपर होगा उस पेपर लेवल में टोटली आपके 5 इकाइयाँ होंगी। कितनी होगी? 5 इकाई। इसमें से आपके छोटे छोटे यानी अति लघुतरात्मक हम कह सकते हैं, वो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तीसरे से भी 2, चौथे से भी 2 और 5वें से भी 2। इस प्रकार रहेंगे, यानी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। उसके पश्चात प्रत्येक इकाई से एक यानी लघुतरात्मक या हम इसको बोल सकते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन वो लिया जाएगा। प्रत्येक इकाई से एक। ये जो प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन होगा वो निबंधात्मक होगा, साथ ही अथवा में होगा। या तो आपको जो सही लगे अथवा में होगा, या तो ये क्वेश्चन सही करो या फिर ये, जो आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आ रहा है वो अच्छे से आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा ये पैटर्न रहेगा। तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य, जिनका विशेष रुचि हिंदी साहित्य से, उन विद्यार्थियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इकाई फर्स्ट होगी और इकाई फर्स्ट में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल का मतलब ये होता है कि जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत के समय में हमारा साहित्य किस प्रकार से लिखा गया था, उसका जो विभाजन किया गया था वो विभाजन क्या था। आदिकाल का मतलब होता है प्राचीन समय का, जब शुरुआत हुई थी साहित्य की, उस शुरुआत से लेके हिंदी के बारे में क्या क्या विशेष रुचि रखी गई, किस तरह से आदि ग्रंथ लिखे गए, इनके बारे में तथ्यों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल होगा, उस आदिकाल का विभाजन की बात करेंगे, यानी इसको कितने चरणों में बांटा गया है कि ये आदिकाल है, इसका कालक्रम क्या रहेगा, यानी किस समय से इसकी शुरुआत की जा रही है, और फिर इसका रहेगा नामकरण, यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने कहा, किस व्यक्ति ने कहा, इस प्रकार से इसका नामकरण रहेगा। फिर इसके बारे में जो भी परिस्थितियां होगी और साहित्य का वर्गीकरण होगा, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में जितने भी विशेषताएं रखते हैं उन विशेषताओं का हम विस्तार से इस टॉपिक में हम वर्णन करेंगे। फिर आदिकाल में प्रमुख काव्य धाराएं थी, उन काव्य धारा में सिद्ध कौन थे, उनका आगमन कैसे हुआ था, उन्होंने अपने साहित्य में क्या भूमिका निभाई। उसके बाद आते हैं नाथ, और नाथों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में क्या भूमिका निभाई, उनके बारे में होगा। फिर आएंगे जैन, और जैनों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में क्या भूमिका निभाई, उन्होंने अपने कौन से ग्रंथ लिखे और इन्होंने कौन सा सहयोग किया इस ग्रंथों को लिखकर, आदि के बारे में हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसके बाद में आता है रासो काव्य, फिर आता है प्रमुख कवि।
आदिकाल से संबंध रखने वाले जितने भी कवि हैं उनका हम एक एक करके वर्णन करेंगे और उनके प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, उसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है आदि के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस विस्तार पूर्वक वर्णन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इकाई रहेगी आपकी हिंदी साहित्य का आदिकाल रहेगा। इसमें से जो छोटे क्वेश्चन यानी कि अति लघुतरात्मक हम कह सकते हैं या फिर लघुतरात्मक कह सकते हैं, वो 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 प्रश्न, और 1 प्रश्न आएगा आपके निबंधात्मक। इस तरह से हम इसको आगे कवर करते हुए चलेंगे। इकाई 2 का नाम है भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में हम इसकी सामाजिक परिस्थिति के बारे में जानेंगे कि वहाँ की समाज व्यवस्था या सामाजिक में भक्ति काल का क्या रोल था, फिर राजनीतिक के समानता इसकी क्या थी, इसका सांस्कृतिक रूप क्या था, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो भक्ति काल में एक तो भक्ति वो होती है जो भगवान से संबंध रखती है, वही भक्ति है। एक भक्ति जिनमें प्रमुख कवि होते हैं जो अपने किसी बात को गद्य या पद्य के माध्यम से विस्तारित करते हैं। तो इनमें भक्ति काल में एक तो संत काव्य की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों के बारे में हम जानेंगे और इनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। प्रमुख कवि यानी भक्ति काल से संबंध रखने वाले प्रमुख कवि कौन कौन से, जैसे सगुण कवि, निर्गुण कवि, सगुण कवि कौन कौन थे, निर्गुण कवि कौन कौन थे, इनके बारे में भी हम साथ साथ में अध्ययन करते रहेंगे। फिर हम देखते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य क्या था, इसका उद्भव कैसे हुआ, इस भक्ति काल में सूफी काव्य का क्या महत्व है, इनके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास में वर्णन करेंगे। फिर इसकी जो विशेषताएं दे रखी हैं, विशेषताएं और प्रमुख कवि कौन कौन थे। इसके अलावा भक्ति काल में हम देखेंगे राम भक्ति, यानी भगवान राम से संबंधित जुड़े हुए जितने भी कवि हैं, जितने भी प्रमुख कवि संत हैं वो राम भक्ति के, उनका हम वर्णन करेंगे। साथ ही उनके लिखे गए पुस्तकें, ग्रंथ इत्यादि के बारे में साथ साथ वर्णन करेंगे। फिर इसी से संबंधित रखने वाले कृष्ण भक्ति काव्य धारा हैं, राम भक्ति काव्य हैं, सगुण हैं, निर्गुण हैं इत्यादि का हम भक्ति काल से संबंधित करेंगे। ठीक है, और इसी में आपके क्वेश्चन मिलेंगे अति लघुतरात्मक के 2 प्रश्न मिलेंगे और साथ ही आपको मिलेगा 1 प्रश्न जो अथवा में रहेगा, वो रहेगा निबंधात्मक के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इकाई 3। इकाई 3 का संबंध है रीतिकाल। कैसा काल? रीतिकाल। रीतिकाल में हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी मतलब शुरुआत कैसे हुई, इसका आरंभिक, एक होता है ना इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन, तो इसका परिचय क्या है रीतिकाल का, वो परिचय पढ़ेंगे हम। इसके साथ में ये भी पढ़ेंगे कि रीतिकाल नाम किसने रखा, रीतिकाल का कालक्रम क्या है, इसको रीतिकाल नाम देने वाले कवियों का नाम बताओ, किसने इसको रीतिकाल का, इसके बारे में साथ साथ में हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। फिर इसमें रीतिकाल में भी 3 प्रकार के कवि आते हैं। एक आते हैं रीतिबद्ध कवि, एक आते हैं रीति सिद्ध कवि और एक होते हैं रीति मुक्त कवि। इनमें भी अलग अलग जिस तरह से भाग होते हैं ना, पार्ट, इन 3 पार्टों में ये कवि बंटे हुए हैं। तो रीतिबद्ध के कवि कौन कौन थे, इनका अलग से हम पूरा ग्रुप बना के देखेंगे। फिर रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के कवि कौन कौन थे, इनका अलग से हम पढ़ेंगे। और रीति मुक्त के कवि कौन कौन से हैं, उनके ग्रंथों के नाम। इस तरह से हम रीतिकाल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम बात करते हैं इकाई 4। इकाई 4 का नाम क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल का संबंध हम क्या कर सकते हैं? आधुनिक यानी कि वर्तमान काल, इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट। तो आधुनिक काल हम मान सकते हैं 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद के जितने जितने भी कवि हैं, उन कवियों के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो सारी जानकारी हमें प्राप्त होगी कौन से काल में? आधुनिक काल में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आधुनिक काल का नामकरण यानी इसका नाम किसने रखा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई या शुरुआत कब हुई, उसके बारे में। आदिकाल नामकरण रखने का क्या तात्पर्य था, आधुनिक काल को किस कवि ने प्राथमिकता दी कि इसका नाम आधुनिक काल रखा जाए,
ठीक है, तो हम इसके बारे में जैसी इसकी विशेषताएं होगी और इसका प्रारंभिक रूप होगा, पृष्ठभूमि होगी, हम उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके पश्चात के जितने भी कवि हैं उन कवियों का सम्मिलित संगठन किस रूप के आधार पर हुआ था। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि हिंदी नवजागरण, भारतेंदु काल या भारतेंदु युग हुआ, तो इन आधुनिक काल में सबसे पहले शुरुआत हुई, उसमें एक भारतेंदु काल आ गया, उसके बाद में आएगा द्विवेदी काल आएगा। इस तरह से हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पूरे विस्तार के साथ इसका हम वर्णन करेंगे। और इसी आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे, स्पेशली दे रखा है आपके मैथिली शरण गुप्त के बारे में, और जो भी राष्ट्रीय काव्य धारा हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा, और इसमें हम पढ़ेंगे सायावाद के कौन कौन से कवि हैं और सायावाद का नामकरण क्यों रखा, सायावाद में ऐसा क्या था कि इनका नाम सायावाद रखा, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे प्रगतिवाद, इसमें एक और भी है प्रयोगवाद, इसके बाद देखेंगे नई कविता के बारे में, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद के जितने कवि हैं उसमें क्या क्या समायोजन किया गया, कौन कौन से नए कवि आए थे, उन सब का हम वर्णन करेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विस्तार पूर्वक हम वर्णन करते जाएंगे। फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं इकाई 5, और इकाई 5 में हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएं एक होती हैं, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, एक होती है पद्य और एक होता है गद्य। पद्य क्या होता है, फिर दूसरा क्वेश्चन है गद्य क्या होता है। तो हम इसकी जो जितने भी विचारधाराएं हैं या वर्णन है हम वर्णन करेंगे। जब इकाई 5 पढ़ेंगे हम प्रमुख गद्य विधाएं, तो उसमें पढ़ेंगे कि पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, पद्य को किस तरह से विस्तारित किया जाता है और गद्य को किस तरह से विस्तारित किया जाता है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे प्रमुख गद्य विधा में उपन्यास, उपन्यास क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है, उपन्यास कौन लिखता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कहानी, कहानी की शुरुआत कैसे करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, इसके कौन कौन से पात्र होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर नाटक, फिर नाटक की टोटल विधाएं क्या होती हैं, नाटक कितने प्रकार के होते हैं, और नाटक का जिस तरह से हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते थे कि नाटक आया फिर अलग अलग क्लास में पात्र बनाते थे, फिर हम ऐसे पढ़ते थे, तो वैसे के वैसे हम इसमें भी आप देखेंगे कि नाटक में किस तरह से इनका लेखन कार्य होता है। फिर निबंध का लेखन कार्य, आलोचनाएं, आत्मकथाएं कैसे लिखी जाती है, आत्मकथा होती क्या है, जितने भी प्रमुख कवि हैं लेखक हैं उनकी आत्मकथाओं के बारे में पढ़ेंगे, उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से उपन्यास लिखे थे, कौन कौन सी कहानियां किस लेखक ने लिखी थी, जो आपके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी हुई उनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। फिर एकांकी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, इनके बारे में हम अगली कक्षाओं में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मैं इसके बारे में विस्तार से वर्णन करवाऊंगा। ठीक है साथियों, इस तरह से अपना ये सिलेबस रहेगा और हम कल से शुरुआत करेंगे इकाई 1। इकाई 1 तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, कि साहित्य शब्द है ये कैसे आया, साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हिंदी साहित्य जब कहा गया तो सबसे पहले प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि किसने कौन सी परिभाषा दी, किस कवि ने या किस लेखक ने अपने अनुसार हिंदी साहित्य को ढाला। इस तरह से हम अगली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे।